ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सह विद्या य विमुक्तये। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग अपनी दैनिक वर्ग तालिका के साथ उपस्थित है। आज मैं उपस्थित हूँ स्नातक द्वितीय वर्ष कला के उन छात्रों के बीच जो राष्ट्रभाषा के अंतर्गत पढ़ते हैं निबंध निकुंज की पढ़ाई विगत कई वर्गों में हो चुकी है। इस अंतराल में आपने महात्मा गांधी का प्रवचन, मोक्षदाता राम, आचार्य विनोबा भावे जी का प्रवचन स्वरूप देखिए का अध्ययन किया है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं भगवत शरण उपाध्याय जी के साथ। भगवत शरण उपाध्याय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के उपरांत जिन निबंधकारों ने हिंदी गद्य को परिमार्जित किया और आत्मिकता के साथ निबंधों का प्रणयन किया, उनमें भगवत शरण उपाध्याय जी का नाम अनलाक्षरों में अंकित है। इन्होंने लेखन में एक नई दिशा और दशा का संधान भी किया। विशेष करके इनकी दृष्टि व्यक्ति सुधार, समाज सुधार और देश सुधार की ओर ही लगी रही। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ। पारिवारिक संस्कार के साथ आगे बढ़ने वाले भगवत शरण उपाध्याय जी ने साहित्य के सफर में अनेक पुस्तकों का प्रणयन किया। हिंदी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा, जमकर लिखा, पूर्ण अध्ययन करके लिखा और हम कह सकते हैं कि शोधात्मक दृष्टिकोण से लिखा। यूं ही नहीं लिखा। इनकी जो भी रचनाएं हैं वह ऐसा ही प्रतीत होता है कि पूर्ण अनुसंधान करके लिखा गया है। इनकी पुस्तकों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तब सर्वप्रथम वीमेन इन ऋग्वेद हमारे सामने आता है, जिसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ था। वैदिक कालीन स्त्रियों का चित्रण जितनी गहराई से और सच्चाई के साथ इन्होंने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इंडिया इन कालिदास 1947 ईस्वी में प्रकाशित इनकी कृति है, जिसके माध्यम से कालिदास का पूर्ण आलोक पाठक प्राप्त करते हैं। 1950 में इनकी किताब नूरजहां निकली। इस किताब ने भी इन्हें पर्याप्त प्रतिष्ठा दी। 1954 में एशियन वर्ल्ड या वैश्विक पुस्तक लेकर आए और 1955 ईस्वी में भारतीय संस्कृति की एक कहानी भी गंभीर आलेख है। इस आलेख को पुस्तकाकार रूप देने का काम इन्होंने अनुसंधान के बल पर ही किया है। और 1957 ईस्वी में इनकी किताब आई भारतीय नदियों की कहानी, जिसमें इन्होंने सरस्वती की तरह नदियां मरे नहीं इसके लिए गंभीर विचार भी दिए हैं। नदियां किस प्रकार से प्रवाहमान रहे इसकी ओर भी इन्होंने निर्देश दिया है। 1957 ईस्वी में ही एक और किताब इनकी आई, कितना सुंदर देश हमारा, कितना सुंदर देश हमारा। शीर्षक से ही ऐसा प्रतीत होता है कि सोने की चिड़िया
जो आर्यावर्त कहलाता था, उसके बाद भी हमारा देश कितना सुंदर है। लेकिन इस सुंदरता को देखने की आंखें होनी चाहिए, जो आंखें भगवती शरण उपाध्याय जी के पास थी। और इन्होंने 1959 ईस्वी में लहरों, सागर की लहरें लिखकर भी एक नया पैगाम देने का प्रयास किया। टूटा आम भी 1959 ईस्वी की ही देन है। इनकी रचनाओं में निबंधों का जितना गहरा स्थान है, उतना अन्य किसी भी निबंधकार का नहीं। इन्होंने निबंधों की दुनिया में भी एक से बढ़कर एक निबंध का प्रणयन किया। इनका निबंध जो आपके पाठ में है वह है मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूर हूँ। शीर्षक से ही लगता है कि यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया निबंध है। आत्मकथात्मक शैली सबसे अच्छी शैली मानी जाती है। आज आत्मकथात्मक शैली के बल पर ही दलित साहित्य आगे बढ़ रहा है। दलित साहित्य के मूल में क्या है? आत्मकथा। आत्मकथात्मक शैली को जिसने भी अपनाया उसने गहराई से कुछ ऐसे तथ्यों को निकाला जो तथ्य कोई भी निकाल नहीं सके। आत्मकथा के आलोक में ही मैं मजदूर हूँ शीर्षक निबंध को भगवती शरण उपाध्याय जी ने इस पाठ्यक्रम में रखा है, जिसके माध्यम से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मैं धरती का नूर हूँ, मैं धरती का नूर हूँ, मजबूर हूँ, मजदूर हूँ। यही निष्कर्ष इस पूरे आलेख के अध्ययन से निकलता है कि मैं धरती का नूर हूँ। इस धरती में जो नूर बसा हुआ है किसके दम पर है? अब माली अगर अपना पसीना नहीं बहाता, यानी किसान अगर अपना पसीना धरती को नहीं पिलाता है, तो क्या धरती अनाज उगलती है? नहीं। किसी का पसीना बहता है नगीना बनकर, तब धरती से अन्न की उत्पत्ति होती है। धरती ही नहीं, हर जगह सागर की लहरों पर भी कौन रास रचाता है? मनुष्य ही तो है। मजदूरों ने ही रास रचाने का भी इंतजाम किया है। तो सृष्टि यानी धरती का मैं नूर हूँ, मजबूर हूँ। ये मजदूर कल भी मजबूर थे, ये मजदूर आज भी मजबूर हैं। आखिर क्यों? इस निबंध का प्रकाशन तो युगों पूर्व हुआ है। न जाने कितने विद्वानों ने इस निबंध को पढ़ा है। सिर्फ भगवती शरण उपाध्याय जी ने ही मैं मजदूर हूँ नहीं लिखा है। मजदूर की पीड़ा को सरदार पूर्ण सिंह जी भी अनुभव कर चुके हैं। मजदूर की पीड़ा का अनुभव सियाराम चरण गुप्त जी ने भी किया है। हिंदी साहित्य के अनेक ऐसे श्रेष्ठ कलमकश हो चुके हैं जिन्होंने मजदूर को लिखा है। मजदूर के ऊपर कलम चलाने के लिए स्वयं को मजदूर की तरह से समझना बहुत ही जरूरी है। आगे हम इस निबंध का विस्तार से पाठ करेंगे, तब आपको बताएंगे कि निबंध में किस दृष्टिकोण से उपाध्याय जी ने मैं मजदूर हूँ शीर्षक दिया है। अभी इतना ही मैं कह सकता हूँ कि यह आलेख मजदूरों के ऊपर एक नया विमर्श प्रारंभ करता है कि सृष्टि के आदिकाल से, यानी जब मनुष्य खोह और कंदराओं में रहता था, स्मरण रहे खोह और कंदराओं में ही सामंती तंत्र का निर्माण हुआ है, खोह और कंदराओं में ही राजतंत्र का निर्माण हुआ है, खोह और कंदराएं ही राजमहल के रूप में प्रख्यात भी रही हैं। यही कारण है कि मजदूरों की उत्पत्ति भी खोह और खंदराओं से ही हुई है। पता नहीं कैसे कुछ मनुष्य दबंग बन गए, पता नहीं कैसे कुछ मनुष्य पूंजीवादी बन गए, और यहीं से मजदूरों का बढ़ना प्रारंभ हुआ है। जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं
तो कहा जाता है कि आज का पूंजीवाद वृद्ध पूंजीवाद है, आवारा पूंजीवाद है। तो वृद्ध और आवारा पूंजीवाद जो है, इसके पीछे कौन सा पूंजीवाद है? पूंजीवाद का जन्म कहां से हुआ है? शिशु पूंजीवाद कहां है? जवान पूंजीवाद कहां है? जब तक सबके साथ गहराई के साथ अनुसंधानात्मक काम नहीं किया जाएगा, तब तक मजदूरों का समय नहीं बदल सकता है। चीन की दीवार बनी, जाने कितने मजदूर मर गए। कहा गया कि ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट लिए गए। सच या झूठ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कहा तो जा रहा है कि जिसने ताजमहल को बनाया उसके हाथों को काट कर फेंक दिए गए ताकि दूसरा ताजमहल तैयार नहीं हो सके। ये है मजदूरों की करुण कहानी। श्रीमान उपाध्याय जी ने इस करुण कहानी को आत्मकथात्मक शैली में रखा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक प्रश्न है विश्वव्योम पर, उत्तर से अति दूर। एक प्रश्न है विश्वव्योम पर, उत्तर से अति दूर। कब तक जीवन नित अभाव का जिएंगे मजदूर? कब तक जीवन नित अभाव का जिएंगे मजदूर? कब तक मालिक के कदमों पर देंगे अपनी जान? कब तक मालिक के कदमों पर देंगे अपनी जान? कब तक आधा पेट खाकर, कब तक आधा पेट खाकर मरेंगे बेजुबान, मरेंगे बेजुबान? इसी प्रश्न के उत्तर की तलाश में हम आगे इस निबंध को गहराई के साथ अध्ययन करेंगे और व्याख्यात्मक पंक्तियों को भी अलग करेंगे। इसके साथ ही मैं आज के इस पाठ का अंत यहीं पर करना चाहता हूं। विशेष बात अगले वर्ग में होगी आपके साथ। ओम शांति।